जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पर आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं आपके समक्ष पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8 लेकर। संवैधानिक विकास की ये इस यात्रा में आज हम लोग पहुंच चुके हैं संविधान निर्माण के प्रक्रिया पर, और ये इस चैप्टर का 8वां लेक्चर है। ये एक ऐसा लेक्चर है जो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने जा रहे हैं और वहाँ यदि आपसे जीएस का कंटेंट पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस लेवल का कोई एग्जामिनेशन हो, प्रशासनिक अधिकारी का कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे दरोगा या पुलिस से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन हो, जुडिशरी हो, सभी जगह इस चैप्टर से हमेशा कम से कम एक तो क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस चैप्टर को देखें, और आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए काम का है तो अपने ग्रुप में भी इसे जरूर शेयर करें। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए सीधा चलते हैं हम अपने विषय वस्तु के ऊपर और चर्चा करते हैं संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था, जो लेक्चर नंबर 7 था, वहाँ पे हम लोगों ने इस बात को समझा था कि संविधान सभा का जो गठन है वो हो चुका था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका था। अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि पाकिस्तान के अलग होने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ने देश का बंटवारा करने के लिए मजबूर कर दिया, और माउंटबेटन योजना जहां हम लोगों ने देखा, जिसके आधार पे देश 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। और यहां से अब सबसे बड़ा प्रश्न ये रहेगा कि सरकार कैसे चलेगी, नंबर 1। दूसरा चीज ये रहेगा कि यहां से संविधान सभा, जो संविधान जब तक गठित नहीं हो जाता, संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक हमारा देश गणतंत्र नहीं कहलाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी दे दी जाती है, आज़ादी हम लोगों ने जब ले ली, तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग के हट जाने के बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनता है वो कैसा रहता है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये अंतरिम स्वतंत्र भारत का ये पहला मंत्रिमंडल है, और यहाँ से हमेशा एक न एक प्रश्न रहता है। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक, ये याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 से लेकर 20 जून 1948 तक कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये सरकार जो आप देख रहे हैं, जो पूरी टीम देख रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ, और उसके बाद जब जनरल इलेक्शन हमारे यहाँ होता है, आम चुनाव होता है, तब तक यही पूरी टीम हमारे देश का सरकार चला रही थी। तो आइए समझते हैं कि ये कौन कौन लोग थे। सबसे पहले आइए कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी इसके अध्यक्ष होते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी इसके अध्यक्ष होते हैं इस पूरे मंत्रिमंडल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं। इनके पास विदेश मंत्रालय, कॉमनवेल्थ और वैज्ञानिक शोध, ये सारे विषय रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट उस समय के लिए विभाग था, क्योंकि इनके ही प्रयासों से 500 से ज़्यादा या 560 के आसपास सभी देसी रियासतों का भारत में विलय होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री बनते हैं, अर्थात कानून मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य तथा कृषि मंत्री मिलता है। बाद में साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। मौलाना कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहते हैं स्वतंत्र भारत के। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे और परिवहन मंत्री। बाबू जगजीवन राम को मिलता है श्रम मंत्रालय। CH भाभा को मिलता है वाणिज्य मंत्रालय। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री हैं। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्रालय। RK षणमुख चेट्टी ये भारत के प्रथम वित्त मंत्री होते हैं स्वतंत्र भारत के। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय। NV गॉडगिल ये कार्य, खदान तथा ऊर्जा मंत्री को देख रहे थे। तो ये पूरा जो टीम आपको यहाँ पे दिख रहा है, मौलाना कलाम आजाद दिख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देख पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी टीम अंतरिम सरकार चलाने में गठन करती है। इसका जो अगला स्टेप होगा यहाँ से, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, अब पूरे सरकार के लिए 2 चैलेंजेज हैं। पहला चैलेंज ये है कि संविधान हमारा बन के निर्माण हो, और दूसरा है कि इसके बाद एक जनरल इलेक्शन हो, ताकि चुनी हुई सरकार, स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव हो और वहाँ से चुनी हुई सरकार आकर संभाले। तो ये वो टीम है जो टीम 15 अगस्त 1947 से अपना काम करना शुरू कर देती है, और यहाँ से लेकर जनरल इलेक्शन तक, जो कि 1950 तक, ये टीम लगातार काम करती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से संविधान, भारतीय संविधान, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन तो यहाँ पे हो चुका है। अब भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया होती है शुरू। तो इस प्रक्रिया के लिए अब देखते हैं क्या क्या चीज होता है।
तो सबसे पहले संविधान जो सरकार रहती है उसकी पहली प्रथम बैठक बुलाई जाती है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होता है और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पे होता है, तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, में हुई होती है। तो इस डेट को याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। ये 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 जब हमारा देश गणतंत्र हो जाता है, और इसकी आखिरी बैठक को आप देखेंगे तो 24 जनवरी 1950 तक ये बैठकें होती रहती है, जिसमें से पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कहाँ पे होती है, तो दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में होती है, जिसको हम सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। सभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वरिष्ठ सदस्य जिनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जानते हैं, ये आप देखते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संविधान सभा के लिए सबसे सदस्य कौन बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनका सदस्य कौन है। तो वहां जो भी उपस्थित मेंबर थे उसमें सबसे जो वरिष्ठ थे वो वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से संबंध रखते थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इसके पहले भी वायसराय कमेटी में रह चुके थे, कानून के काफी अच्छे ज्ञाता थे, लॉर्ड की उपाधि इनको मिली हुई थी। तो इसलिए संविधान सभा जब 9 दिसंबर को पहला होता है तो यहाँ पे ये एक अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अस्थायी अध्यक्ष की जो परंपरा है मुख्यतः फ्रांस से ली गई होती है। तो अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्यों बनते हैं, क्योंकि वो पूरी टीम में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ये अनुभवी थे, सीनियर थे, मोस्ट सीनियर थे। आज भी आप देखेंगे कि जब संविधान, जब पूरा संसद का बैठक बैठता है, पहली बार जब कोई पूरी टीम जीत के आती है तो उसमें सबसे पहला जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर बनता है, वो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही बनाया जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर के नाम से आज हम लोग जानते हैं। तो चलिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दूसरा है कि यहाँ अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया जाता है। और यहाँ से अब अगली जो बैठक होती है वो बैठक होता है 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद होता है यहाँ का अगला बैठक। और इस अगली बैठक में आप देखेंगे सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से हैं, भारत रत्न मिल चुका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यदि क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, तब तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वो होता है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसके साथ ही वीएन राव जो होते हैं वो संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। इसके बेनेगल राव इनका नाम होता है। तो वीएन राव जो है वो संवैधानिक सलाहक, यहाँ पे आप पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपके यहाँ पे वीएन राव हैं, ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9 दिसंबर पहली बैठक, 11 दिसंबर जो है वो दूसरी बैठक यहाँ पे होती है। और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा की कार्यकारी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ होता है। फिर 2 दिन बाद यहाँ पे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को हमारे संविधान में क्या लाया जाता है, तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको हम लोग बाद में प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। तो आपको यह समझना होगा कि उद्देश्य क्या होता है। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके पहले ऊपर आप जाएंगे तो उसकी किताब का सार लिखा होता है ना, वहाँ पे इंडेक्स पेज होता है, वहाँ पे सार होता है, और यहाँ पे लेखक का व्यू दिया हुआ होता है कि जो जिसने इस किताब को लिखा है उसका अपना व्यू क्या है। तो आपको पता है कि ये एक संविधान की किताब है और ये सेट ऑफ रूल्स है जिसके आधार पे पूरे देश का सत्ता चलना है। और रिटर्न इसलिए देश ने समझा कि हर कोई, ये एक विविधताओं का देश है, हर किसी का अपना सुझाव हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कल होकर विवाद हो, इसलिए एक लिखित रूल हो जिसके आधार पे देश चलता रहे। इसीलिए संविधान यहाँ पे बनाया जा रहा है। और इस संविधान का जो उद्देशिका है, इन सारे जो भी यहाँ पे इसके लिए जितने भी लेखक थे जिसको लिख रहे थे, उनके विचारों का समावेश कहाँ देखने को आपको मिलेगा, तो उद्देशिका में देखने को मिलेगा। और यहाँ ये आपको मिलेगा कि हमारा संविधान कैसा होगा, कैसा चाहते थे वो देश। इसलिए कहा गया है कि इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। गणराज्य मतलब भारत के पास चुना हुआ अपना राष्ट्रपति होगा, भारत के पास अपना एक संविधान होगा, जो कि जनता, इसकी शक्ति जनता में निहित होगी। वह अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का एक संघ होगा। इस बात को, ये यूनियन है, देखिए इस बात को याद रखिएगा। यूनियन मतलब ही संघ होता है और फेडरल मतलब ही संघ होता है, लेकिन यहाँ पे फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। और एक ऐसा यूनियन है जहाँ पे राज्यों को कोई अधिकार नहीं होगा कि वो अपने देश से अलग होने का कोई मैटर लेकर आ जाए। इस बात को याद रखेंगे। ये संविधान
एक संघ इसलिए है कि पूरी सत्ता को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पूरे देश को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया है और इन प्रांतों का संघ जो है वो भारत होगा। भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी। तो इसको जितनी भी भारत संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का जो मूल स्रोत है वो जनता होगी। और इसके साथ ही नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि अगले चैप्टर हम प्रेमर में पढ़ेंगे, तो यहाँ जो है वो आप देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को 5 तरह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की बात कही जा रही है। स्वतंत्रता और समाज की गारंटी तथा अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों के लिए विशेष रक्षा के उपायों का संकल्प भी किया जा रहा है। तो जो 22 जनवरी 1947 को आप देखेंगे, जो संविधान सभा का आप प्रेम्बल देखेंगे जहां पे पारित हो जाता है, तो प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछता है कि प्रेम्बल सबसे पहले किसने लाया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था। और इस प्रेम्बल की सबसे पहली बार चर्चा कहाँ की गई थी, तो 1919 में की गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा, जो प्रेम्बल है वो 19 में किया गया था। 1935 वाला जो अधिनियम आया था उसमें प्रेम्बल नहीं था, और सीधा ये जो संविधान है उसमें सीधा 1919 वाला प्रेम्बल को डाला गया था। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से प्रेम्बल की बातें हो जाती हैं, उद्देश्य की बातें हो जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। अब समझते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति जब हमारे पास हो जाती है तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों का गठन किया। अब चूंकि संविधान के अलग अलग पोर्शंस थे, किसका निर्माण कौन करेगा, इसके लिए विभिन्न कमेटियों की गठन होता है। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। पहला जो होता है वो प्रक्रिया संबंधी काम देखता है, और दूसरा जो देखेगा वो विषय संबंधित, जो कि प्रारूप, जिसके अंतर्गत प्रारूप समिति, संघ, ये सारे लोग आते हैं। तो बारी बारी से इनको देखते हैं कि किस समिति में कौन कौन थे। आइए यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इसीलिए इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संघ संविधान समिति जो है जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, संघ के मैटर को खुद प्रधानमंत्री देख रहे थे। प्रांत वाले एरिया को सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। रियासत समिति, देसी रियासतों भी राजेंद्र प्रसाद से था। देसी रियासत के लिए समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के मुंशी के पास था। मूल अधिकार जेबी कृपलानी के पास था। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय समिति एच. वारदा चारियार के पास है। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान सभा की कार्यकारिणी जो कि जीवी मावलंकर के पास है, यही बाद में प्रथम स्पीकर भी बनते हैं। गणेश वासुदेवन मावलंकर का पूरा नाम है। आवास समिति पटाभी सीतारमैया के पास होता है। प्रत्यय पत्र समिति अलादी कृष्णा स्वामी के पास है। अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी के पास है। पूर्वोत्तर का क्षेत्र रहेगा गोपीनाथ बारदोलाई, जिनको नॉर्थ ईस्ट का जनक कहा जाता है। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र ये रहता है ए.पी. ठक्कर के पास, असम एरिया को छोड़कर। तो ये तमाम तरह के वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। इसको आप यदि बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। प्रक्रिया संबंधी समितियां संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए गठित की गई थी, जबकि विषय संबंधी समितियां संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी। इस बात को याद रखेंगे। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में उनके विचार जानने के लिए प्रश्नों की एक सूची भेजी थी, तथा संविधान सभा के सदस्यों को संवैधानिक पूर्व दृष्टांत के नाम से विश्व के विभिन्न देशों के पूर्व दृष्टांत 3 प्रतियों में प्रदान किया था। अब इस बात को आप याद रखेंगे कि अब चूंकि संविधान का निर्माण का प्रक्रिया शुरू हो गया है, तो संविधान निर्माण प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जितने भी इसके कमेटी मेंबर थे, इस कमेटी मेंबर के लिए आप देखेंगे 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या रहेगी, कैसा संविधान रहेगा, इस चीज के लिए एक संवैधानिक पूर्व दृष्टांत भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस संविधान को बनाने के लिए तत्कालीन समय में पूरे विश्व में जितने भी संविधान हैं उसके अध्ययन का दौर शुरू होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। कई जगह शिक्षाविदों ने कहा है कि हमारा जो संविधान है ये उधार का संविधान है। वो इसलिए कहा है क्योंकि हमारे देश ने पूरे दुनिया से लिखित संविधानों में से 60 देशों के संविधान का लगभग अध्ययन किया है, और वहां से जितनी भी अच्छी बातें हैं उन बातों को अपने देश के माहौल में पिरोने का प्रयास किया है। इस बात को याद रखेंगे। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल सदस्यों द्वारा भेजे गए उत्तर के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार किया, और इस रिपोर्ट को आप देखेंगे आगे पब्लिश किया जाता है। और जो रिपोर्ट आती है, इसी रिपोर्ट के आधार पर जो बी.एन. राव हैं, जो संवैधानिक सलाहकार इसके होते हैं, इन्होंने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार कर दिया। तो यहाँ देखिए, अब संविधान का जो है वो सारे जगह से अध्ययन करने के बाद अंततः आप देखेंगे संविधान का जो पहला जो पिक्चर है वो बी.एन. राव के द्वारा अब कमेटी के समक्ष रखा जाता है, और समय हो रखता है अक्टूबर 1947। देश स्वतंत्र हो चुका है, और बहुत ही समय, अगस्त के बाद महज 2 महीने के अंदर ही अब
पहला प्रथम प्रारूप जो है वो सरकार लेकर आ जाती है। अब प्रथम प्रारूप के ऊपर क्या होता है, विचार विमर्श होना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रथम प्रारूप आता है, वीएन राव लेकर आते हैं, तो इस प्रारूप में कुल मिला के 243 आर्टिकल होते हैं और 13 अनुसूचियां होती हैं, मतलब शेड्यूल्स होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। तो 13 शेड्यूल्स थे और 243 अनुच्छेद इसमें होता है। तो इस प्रकार वीएन राव के द्वारा मूल पाठ विचार करने के लिए अब ये चीज किसको दे दिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति इसका जांच शुरू करती है और 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। तो प्रारूप जो समिति होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कहते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनको जोड़ के इसमें होते हैं 7 मेंबर, जिसके अंतर्गत एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्रा जो बाद में हट जाते हैं, उनके जगह पे एन माधवराव बनते हैं और डॉक्टर डीपी खीतान, इनकी भी मृत्यु हो जाती है और उनके जगह पे कृष्णाचारी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संविधान का प्रथम प्रारूप आ चुका है, प्रारूप समिति का गठन हो चुका है। और अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो अब यहाँ से अब आपस में पूरे संविधान जितने भी शिक्षाविद होते हैं उनके बीच में अब क्या होता है, विचार विमर्श शुरू हो जाता है कि संविधान का एक प्रारूप बन गया है। अब इसमें अमेंडमेंट का दौर शुरू होता है। तो प्रारूप समिति इसे देखती है, संविधान के मूल पाठ पर विचार करके उसे 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखती है। तो प्रारूप समिति ने ड्राफ्टिंग देख लिया है और इन्होंने अक्टूबर 1947 को पहला प्रारूप दे दिया था और अब 21 फरवरी 1948 ईस्वी को आप देखेंगे कि अब इसे संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। इसमें अमेंडमेंट करने के बाद जो ड्राफ्टिंग सेल होती है या प्रारूप समिति है वो इसमें अमेंडमेंट करती है और अब संविधान में जो पहले 243 वीएन राव ने सजेस्ट किया था, अब इसमें 315 अनुच्छेद हो जाते हैं और 8 अनुसूचियां हो जाती है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर और इन सभी के प्रारूप समिति ने इसका विचार रखा, मतलब इसको देखा, विश्लेषण किया और 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूची के साथ इसको संविधान सभा के सामने अब रखा। यहाँ पे अब शुरू हो जाता है इसके ऊपर विचार विमर्श और बारीकी से इसके ऊपर होता है विचार। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो यहाँ पे सुझाव आते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे सुझाव आते हैं और आलोचनाएं भी यहाँ पे आती हैं और उसके आधार पे 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान समिति ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाता है, वाचन का दौर शुरू हो जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे 3 मुख्य रूप से वाचन होता है। एक वाचन आप देखते हैं मतलब विचार विमर्श, जो प्रारूप सौंपा गया था उस पर विचार विमर्श होता है। 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 के बीच में प्रथम वाचन होता है। दूसरा वाचन आप देखेंगे 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, ये सबसे लंबा वाचन होता है। दूसरा 11 महीने के लिए वाचन होता है और फिर होता है आपका तीसरा वाचन होता है। इस बात को याद रखेंगे, जब दूसरा वाचन चल रहा होता है, मतलब जब इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा होता है, तो प्रत्येक खंड को यहाँ पे बड़ी ही बारीकी से देखा जाता है और 7000, आप इस चीज को देखते रहें कि 7635 संशोधन सुझाए जाते हैं। हजारों की संख्या, हम समझे कितनी बारीकी से इसके ऊपर गहन अध्ययन हो रहा है और उसमें से 2437 अमेंडमेंट किए जाते हैं। 7635 सुझाव दिए जाते हैं और उसमें से 2437 सुझाव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस वाचन की प्रमुख विशेषता यह रहती है कि सभी प्रश्नों पर निर्णय पूर्ण सहमति से लिए गए हैं। मतलब आप प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन जितने भी सदस्य हैं वो सभी को एग्री भी होना है। तो 2437 ऐसे मैटर थे जिसपे सभी लोग एग्री थे और यह वाचन संविधान के 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक चलता रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे कि इसका जो संविधान का जो प्रारूप तैयार हो रहा है, तो इसमें कुल मिला के आगे हम चर्चा करेंगे कि कुल मिला के 3 वाचन होता है, 12 बैठकें होती हैं लास्ट बैठक को लेकर। तीसरा वाचन जो होता है वो होता है 14 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। अंततः आप देखेंगे कि अब हमारा संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया है। 2700 से ज़्यादा अमेंडमेंट यहाँ पे आते हैं और फाइनली हमारा संविधान जो है वो अब बनकर तैयार हो जाता है और इसको कहा जाता है, जो टाइटल इसको मिलता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको भारत का संविधान कहा गया। इस बात को आप याद रखेंगे। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित किया गया और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर दिया गया, अडॉप्टेड कर लिया गया और संविधान सभा में 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। संविधान सभा के 284 मेंबर यहाँ पे उपस्थित होते हैं जिन्होंने इस संविधान के ऊपर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है और इसमें 8 महिलाएं भी थी। इस बात को आप याद रखना है कि श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये सभी इसमें उपस्थित होती हैं और इस प्रकार संविधान निर्माण
की प्रक्रिया में 11 अधिवेशन होते हैं। यदि आप फाइनल वाला जो आप 24 जनवरी को जोड़ लेंगे तो वो 12 अधिवेशन हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे, मतलब 11+1। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा आपको। 11+1 पूरे संविधान निर्माण के दौरान 11 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। एक अधिवेशन निर्माण के बाद होता है, और इस पूरे संविधान को निर्माण करने में जो समय लगता है वो कुल मिला के 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिनों का समय लगता है। मल्टीपल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें 114 दिनों की बहस होती है। 114 दिनों का जो है वो बहस होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो कि भारत का संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। भारतीय संविधान के पारित दैट इज अडॉप्ट होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 होती है, और इस संविधान जो हमारा पारित होता है, फाइनल जो संविधान होता है, मूल जो संविधान है, उसमें 395 आर्टिकल होते हैं, 8 अनुसूचियां होती है। इस बात को याद रखेंगे, और उसके पास 22 भाग हुआ करते थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है, जो कि 12वीं बैठक होती है, वो 24 जनवरी 1950 को होती है, और इस दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया, और संविधान सभा भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। बहुत ही लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद अब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया है। और अब जब संविधान के डेट को लेकर, जब संविधान गणतंत्रता की बात आई, तो यहाँ पे है कि किस डेट को अब गणतंत्रता दिया जाए, तो इसके लिए 26 जनवरी का 1950 का ही आप देखेंगे कि समय निर्धारित किया गया। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के दौर में, जब आप देखेंगे लाहौर नदी के तट पे, लाहौर में रावी नदी के तट पर जब पूर्ण स्वतंत्रता का मांग किया था, तो पहला जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, और इसी दिन को ट्रिब्यूट करने के लिए पूरे लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि 26 जनवरी का दिन जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारा जो संविधान है पूर्णतः जो लागू होगा वो 26 जनवरी से लागू होगा। और यही कारण है कि 26 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष अब गणतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया गया था। अब इसके बाद देखते हैं और भी यहाँ पे क्या फैक्ट हैं। और संविधान बन जाते हैं तो उसमें क्या क्या किए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं संविधान की कॉपी जिसके ऊपर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त नाम था, जो शॉर्ट टाइटल था, इसको अनुच्छेद नंबर 393 में बताया गया है, और कहा गया है कि इस भारत के इसका संविधान का जो नाम होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम होगा, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। साथ ही अनुच्छेद 394 में इस बात का जिक्र किया गया है कि संविधान लागू होने के बारे में, तो लिखा गया है कि संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। इस डेट में संविधान के लागू होने की तिथि घोषित की गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो संविधान लागू होने से पहले ही संविधान में जो आर्टिकल्स थे, उस आर्टिकल, कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जिस आर्टिकल को, पूरे आर्टिकल में से 16 आर्टिकल संविधान को फाइनल रूप से अडॉप्ट होने से पहले ही इसको लागू कर दिया गया था। उस आर्टिकल्स में आप देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हैं। 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 5 से लेकर 9 तक। एक 60 है, उसके बाद 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 392, 393 और 394। तो कुल मिला के 16 ऐसे आर्टिकल हैं जो संविधान के लागू होने के, फाइनल होने के पहले ही लागू कर दिया जाता है। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, इस फैक्ट के बारे में भी आप जान लीजिए। तो संविधान की जो बुक है, उस बुक को हाथ से लिखने का काम जो किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रामजदा ने किया था। इस बात को आप याद रखेंगे। प्रेम बिहारी नारायण रामजदा जो आप देख रहे हैं, ये इनकी तस्वीर है। इन्होंने इस पूरे संविधान के मूल कॉपी को हाथ से लिखा हुआ है। प्रेम बिहारी नारायण रामजदा ने इसे हाथ से लिखा है, और इसको लिखने में 432 नींवें घिस गई थी। ये वो नींव के अभी भी सुरक्षित कॉपी रखे गए हैं। और जो मूल संविधान की कॉपी है उसको आप देखेंगे तो 13 kg इसका वजन है। 13 kg इस पूरे संविधान का वजन है। इस बात को याद रखेंगे। और संविधान का जो पूरा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो संविधान को पूरी तरह से लिखने में, वो तो तैयार करने की बात हो गई, सिर्फ हाथ से जो इसकी मूल कॉपी बनाई गई है, इसे लिखने में 6 महीने का समय लग गया था। इस बात को याद रखेंगे, इस पूरे संविधान को लिखने में। और 251 पेजेज में इसे लिखा गया है उस समय का। और इस पूरे संविधान के अंतर्गत 1,17,369 शब्द हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। मूल जो संविधान है, बाद में इसको चेंज भी किया गया है। इस पूरे संविधान को जो बनाने में खर्च आया है उस समय के पैसे के हिसाब से, तो 63 लाख, इस बात को याद रखेंगे, 63,96,000 और 729 रुपये का खर्च आया उस दौर में। 63,96,729 रुपये का इस संविधान को बनाने में खर्च आया हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। और इस संविधान को जो सजावट किया गया है, जब आप संविधान देखेंगे कि हर पेज पे कुछ विशेष प्रिंट किया गया है, इसको हाथों से बनाया गया, उसमें प्रिंटिंग प्रेस का वो नहीं था,
तो इसको हाथों से सटाने का जो काम किया है वो नंदलाल घोष ने किया है, जो कि आप देखेंगे कि शांति निकेतन से हुआ करते थे। तो नंदलाल घोष ने इस पर क्या किया है, सजावट किया है हर पाठ का। तो इस बात को याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा हमारा जो संविधान है, लिखित संविधान है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है संविधान को मुख्य रूप से 2 मूल कॉपियों में लिखा गया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया है। 26 नवंबर जो है वो आज के डेट में हमारे लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हाल फिलहाल में जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो इस डेट को रिकॉग्नाइज किया। इसके पहले ये कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन अब इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक संविधान की प्रक्रिया को कंप्लीट रूप से पढ़ा है, देखा है, और मुझे उम्मीद है कि जितनी जानकारी आपके परीक्षा के रिस्पेक्ट में था वो इस चैप्टर से दिया गया है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इससे संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे, और सेट प्रैक्टिस यहाँ से मैं जितने भी प्रश्न अभी तक PYQ के रूप में बने हुए हैं उसके ऊपर अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और अंत में आपके लिए टेस्ट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी भी जानकारी थी वो मैं आप तक पहुँचा पाया हूँ, और आप भी इस सेशन से आनंदित हुए होंगे। हम आपसे अब अगले सेशन में मिलेंगे, अगले प्रश्न को लेकर मिलेंगे। यदि आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा सीरीज आपके लिए काम कर रहा है तो निश्चित रूप से आप अब हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि कुछ गलतियां हैं तो उसके ऊपर कमेंट भी करें, अच्छा है तो अच्छा भी कहें इसे, ताकि हम अगला वीडियो आपके समय लाते रहें। तब तक के लिए हमें यहीं पे आज्ञा दीजिए। हम और हमारे साथ तकनीकी टीम में साथ निभा रहे थे श्रीमान अक्षय चौरसिया। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन के लिए। जय हिंद।